हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाटा बाजार एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सबके समक्ष लेकर आया हूं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको भिन्न भिन्न कालों से करवाए जाते हैं। साथियों, उसी क्रमानुसार लड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज करेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके जो कह सकते हैं मास्टर कैडर या अन्य हिंदी की जो प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए। ठीक है, तो साथियों ये जो प्रश्न होते हैं ये काफी मेहनत के साथ जो है आपको जो है ये इकट्ठे कर कर जो आपसे जो है विचार विमर्श किए जाते हैं ताकि आपकी जो हिंदी साहित्य की से संबंधित जो तैयारी है जो एग्जाम के लिए जो परीक्षा के लिए वो काफी महत्वपूर्ण और काफी जो है सहायक हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर। तो इसी के साथ अगर आप हमसे जो है मास्टर कैडर हिंदी की जो है ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, तो आप जो है हमें इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, आपको जो है हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न, ठीक है, जो कि गत परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाली आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपको कंप्लीट कोर्स जो है आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है मास्टर कैडर की हिंदी की तैयारी के लिए आप हमें इन नंबरों से के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और साथियों एक काम और आप भी कर सकते हैं घर बैठे कि आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फ्री हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, आसान सा काम करना है कि अपना नेम, पेपर, जिस पेपर की आप जो हमसे ऑनलाइन कोचिंग घर बैठे ही लेना चाहते हैं वो वाला पेपर, सिटी यानी कि शहर, और या आप किसी गांव से संबंध रखते हैं तब भी, ठीक है, मेल फीमेल ये सब आपने टाइप करना है। और जो आपको ये स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों पे जो है आपने हमें मैसेज करना है। ठीक है, तो आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है हम आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं हमारे हिंदी साहित्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि गत परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की भी संभावना है। ठीक है, तो आओ इन पर विचार विमर्श करें। देखो, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दृष्टि में किस युग के जो लेखक थे और जो लेखक थे उनकी जो दृष्टि है, जो उनकी आंखें हैं, जो उनकी समझ है, वो व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। वह कौन सा युग है? तो ए ऑप्शन में हमारे पास है द्विवेदी युग है वो, बी भारतेंदु युग, सी छायावादी युग, या डी प्रगतिवादी युग। तो इन युग में से कौन सा युग है वो? ठीक है, तो साथियों वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है कि उसमें क्या हुआ कि व्याकरण के नियमों पर जो अच्छी तरह जो कह सकते हैं हम जो है अच्छी तरह उनकी दृष्टि नहीं जमी थी या उनको व्याकरण की और उनका ध्यान अधिक नहीं गया, तो वो है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग बी ऑप्शन में हमारे पास है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारतेंदु युग जो है साथियों वो माना जाता है, भारतेंदु युग वो माना जाता है 1850। ठीक है जी, 1850 जब भारतेंदु जी का जन्म हुआ था से लेकर 1900 तक जब सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो 1850 से 1900 तक जो है भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु युग में क्या था कि पद्य जो है वो तो ब्रज भाषा में था, लेकिन जो गद्य है वो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। ठीक है, जो गद्य है वो खड़ी बोली में था, इसलिए कहा जा सकता है कि दृष्टि जो थी भारतेंदु युग के जो कवियों की वो अच्छी नहीं थी, व्याकरण की दृष्टि। ठीक है साथियों, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारतेंदु काल का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से संग्रहित है? यानी कि भारतेंदु युग में भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन सा है वो हमने देखना है। ए ऑप्शन में हमारे पास है फूलों का गुच्छा, बी में है प्रेम तरंग,
सी में है प्रेम सरोवर और डी में है प्रेम माधुरा, यानी कि माधुरा नहीं है, प्रेम माधुरी। ठीक है, प्रेम माधुरी। ठीक है, तो भारतेंदु का जो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है वो कौन सा माना गया है? तो वो है फूलों का गुच्छा। ठीक है, फूलों का गुच्छा जो है खड़ी बोली में है। और इनका एक और काव्य संग्रह है वो है दशरथ विलाप। दशरथ विलाप ये भी जो है खड़ी बोली में है। ठीक है, ये भी खड़ी बोली में माना जाता है। ठीक है, दशरथ विलाप भी जो है वो खड़ी बोली में माना जाता है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा ये दोनों के दोनों जो है भारतेंदु के खड़ी बोली में रचित माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतेंदु जी जो है उन्होंने कहा कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली। तो ये कहा था भारतेंदु जी ने 1873 में। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने खड़ी बोली का प्रोत्साहन किया, लेकिन कहीं ना कहीं खड़ी बोली जो है भारतेंदु युग में जो है पूरी तरह समर्थ नहीं थी, क्योंकि पद्य में जो है कह सकते हैं हम ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो भारतेंदु युग में क्या था, दोनों भाषाएं थी, ब्रज प्लस खड़ी बोली, दोनों भाषा ही जो है वो प्रयोग में लाई जा रही थी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो साथियों ए ऑप्शन फूलों का गुच्छा। और मैं आपको बता दूं इनका एक और काव्य संग्रह है दशरथ विलाप, जो वो भी जो है खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? अब हमने बताना है वह कौन कवि है जो कि बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। ए बुल्ला साहेब, बी बुलाल साहेब, सी पलटू साहेब या डी संत साहेब। तो कौन है वो जो कि बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बुल्ला साहेब तो बावरी पंथ से संबंधित है, बुलाल साहिब भी हैं और संत साहिब भी हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं बावरी पंथ से है। और जो नहीं है वो है सी ऑप्शन में हमारे पास पलटू साहिब। पलटू साहिब जो है वो बावरी पंथ में जो है बावरी पंथ से संबंधित नहीं माने जाते, पलटू साहिब। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? अब हमने यह बताना है कि कौन सा आचार्य है वो कवि नहीं माना जाता, वह कौन सा आचार्य है। ठीक है, ए केशव दास, बी भिखारी दास, ठीक है, सी चिंतामणि या डी ब्रजवासी दास। तो कौन सा कवि है जो कि आचार्य नहीं माना जाता? वो है ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास जो है वो आचार्य नहीं माने जाते। केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि ये सभी के सभी जो है आचार्य माने जाते हैं। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, ठीक है, छंदमाला, ठीक है, और रामचंद्रिका, ठीक है, आदि इनकी और भी कई रचनाएं हैं। ठीक है, केशवदास के द्वारा रचित है। और चिंतामणि को जो है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है। ठीक है, रीतिकाल का क्या कहा है? प्रवर्तक, प्रवर्तक माना है। ठीक है, प्रवर्तक माना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ब्रजवासी दास जो है वो आचार्य नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, ब्रजवासी दास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो वाणी का डिक्टेटर या वाणी का तानाशाह या भाषा का तानाशाह किसे कहा जाता है? ए कबीर दास को, बी रैदास को, सी दादू दयाल या डी नानक को। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा कबीर दास को। क्यों कहा? देखो कबीर की भाषा कौन सी थी? संदूकड़ी, संदूकड़ी भाषा। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने जो है कबीर की भाषा को कहा संदूकड़ी भाषा। इसके अलावा कबीर की भाषा को कहा गया पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। यह किसने कहा? यह कहा श्याम सुंदर दास ने, बाबू
श्याम सुंदर दास ने कहा पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, तो कबीर की भाषा कैसी थी कि देखो कबीर की भाषा में जो है पंजाबी के शब्द भी थे। ठीक है, पंजाबी के शब्द थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है खड़ी बोली के शब्द भी हैं। ठीक है, और जो है पंजाबी के साथ खड़ी बोली और कहीं ना कहीं जो है राजस्थानी शब्द भी हैं। ठीक है, तो जो कबीर थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। कबीर जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए इनकी भाषा में जो है अलग अलग प्रकार के जो है हमें शब्द देखने को मिलते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा वाणी का डिक्टेटर, किसे कहा? कबीरदास को। ठीक है, संदूकड़ी भाषा जो किसने कहा कबीर की भाषा को? शुक्ल ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा में कौन से शब्द थे? पंजाबी, खड़ी बोली, राजस्थानी और अन्य ब्रज भाषा आदि के कई शब्द जो है इनको जो मिक्स थे, मिश्रित थे, इसीलिए इनको पंचमेल खिचड़ी या संदूकड़ी भाषा इनकी भाषा को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? यानी कि हिंदी भाषा का जब मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ए भारतेंदु युग माना जाता है, बी द्विवेदी युग, सी महावीर प्रसाद सी छायावादी युग, या डी प्रगतिवादी युग। तो कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो साथियों हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से जो माना जाता है सबसे अधिक कह सकते हैं हम महत्वपूर्ण, तो वो माना जाता है द्विवेदी युग। क्यों? द्विवेदी युग में जो है गद्य और पद्य में खड़ी बोली थी। ठीक है, गद्य और पद्य में क्या था? खड़ी बोली का प्रयोग था। और द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ठीक है, नामकरण पर है, इसका नामकरण हुआ द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग जो है वो क्या कह सकते हैं हम कि खड़ी बोली का युग माना जा सकता है। भाषा का बहुत अधिक जो है उसमें जो है प्रचार हुआ, विकास हुआ। ठीक है, और द्विवेदी युग की जो पत्रिका है वो है सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सरस्वती पत्रिका। और सरस्वती पत्रिका में 1903 से ठीक है 1920 तक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। ठीक है, तो साथियों ये है 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। ठीक है, द्विवेदी युग में। ठीक है, चलते हैं आगे। कुंदन को रंग फीको लागे, जल के अति अग्नि चास गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये कवि किस पंक्ति का है? तो देखते हैं हम, ए भूषण की, बी बिहारी, सी देव और डी मतीराम। तो ये जो पंक्ति है साथियों ये है मतीराम की। ठीक है, कुंदन को रंग फीको लगे, जल के अति अंगनी चास गोराई, ये जो है मतीराम की पंक्ति मानी जाती है। मतीराम के द्वारा रचित पंक्ति जो है ये मानी जाती है। कुंदन को रंग फीको लगे, जल की अति सिंह जो चास गोराई। ठीक है, तो भूषण जो है वो वीर रस के कवि हैं। ठीक है, भूषण क्या है? वीर रस के कवि हैं। बिहारी जो है, बिहारी सतसई लिखी इन्होंने, 713 दोहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देव ने लिखी अष्टयाम। ठीक है, देव ने लिखी अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास। ठीक है, यह इनकी रचनाएं मानी जाती है। मती नाम ने लिखी ललित ललाम। ठीक है,
मती राम ने कौन सी लिखी थी? ललित ललाम। ललित ललाम इनकी रचना मानी जाती है। तो कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगिन चौस गोराई, ये जो पंक्ति है ये मती राम की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? ए सिद्ध कवि, बी नाथ कवि, सी भक्त कवि और डी संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं साथियों वो डी ऑप्शन में हमारे पास है संत कवि। और संत कवि या ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो है कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास। कबीरदास का जन्म हुआ 1398 में और इन्होंने लिखी साखी, सबद और रमैणी। और साखी सबद रमैणी को बीजक नाम से संपादित किया था धर्मदास ने। ठीक है, धर्मदास ने। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से। ठीक है, संत कवि या ज्ञान मार्गी शाखा एक ही बात है। और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी, 1398 में जन्म हुआ। साखी सबद रमैणी इनकी रचनाएं हैं, बीजक नाम से संपादित किया धर्मदास ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? यानी कि हमने क्रम बताना है कि कैसा क्रम है, सही क्रम है, कौन सा क्रम है। ठीक है, तो पद्माकर ए में बिहारी चिंतामणि केशवदास, बिहारी पद्माकर केशवदास चिंतामणि। सी में है चिंतामणि केशवदास बिहारीदास पद्माकर और डी में केशवदास चिंतामणि बिहारी और पद्माकर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सही आंसर है साथियों। ठीक है, केशवदास चिंतामणि बिहारी और पद्माकर। भारत भारती किसकी रचना मानी गई है? भारत भारती जो रचना है वो है ए मैथिली शरण गुप्त की, बी दिनकर की, सी हरियोध और डी निराला। तो भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो रचना है साथियों वो मानी गई है मैथिली शरण गुप्त की। तो भारत भारती जो है, भारत भारती रचना जो है 1912 में प्रकाशित हुई। ठीक है, प्रकाशित हुई 1912 में। भारत भारती रचना पर ही जो है मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, गुप्त जी को राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि कहा जाता है, कहा जाता है। और किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को। इसके अलावा इन्होंने जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है साकेत लिखा। ठीक है, साकेत लिखा जिसमें उर्मिला का जीवन परिचय है, जीवन वर्णन है और उनका विरह वर्णन है। ठीक है, विरह वर्णन है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये तथ्य जो है आपको हमने बतलाए हैं, काफी महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। भारत भारती की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने। चलते हैं नेक्स्ट। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक समक्ष आप देखिए, आपके पास पंक्तियां हैं, दूसरी ओर आपके पास कवि है। आपने क्या करना है? इनको सुमेल करना है, यानी कि इनको सुमेलित करना है। अति सुधो सने को मार्ग है, ये किसने कहा? अति सुधो सने को मार्ग है, ये किसने कहा? तो ये कहा घनानंद जी ने। ठीक है, अति सुधो सने को मार्ग है, जहां सैणप बाक नहीं, तो ये पंक्ति जो है घनानंद की है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, तो ये किसकी है? ये देखो, वीर से परिपूर्ण कविताएं कौन लिखता था? मैंने आपको बताया था कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। तो ये जो है आपको पंक्ति पढ़ने से ही, अध्ययन करने से ज्ञात हो गया कि वीर रस है इसमें। तो वीर रस में कौन लिखता था रीतिकाल में? वो लिखते थे भूषण जी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा यहां पर इस पंक्ति का वो होगा भूषण। ठीक है, चलते हैं। गुलगुली गिल में गलीचाए गुनी जन है, ये किसकी है? ये पद्माकर जी हैं, सी। ठीक है, आगे के कवि रिझे तो कविताएं न राधिका कनाई सुमरण को बहानो है, तो ये जो है ये भिखारी दास का है, तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बन रहा है साथियों वो बन रहा है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? अब हमने यह बताना है कि तुलसीदास की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी। तुलसीदास की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी? ए दास्य भाव की थी, बी वात्सल्य था, सी उसमें सख्य भाव था, या डी मातृभाव था। तो तुलसी की जो भक्ति थी साथियों वो किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, दास्य भाव की थी। ठीक है, तुलसीदास की भक्ति। और सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी? ठीक है, तू सूर की भक्ति जो थी पहले तो दास्य भाव की थी, फिर जो है सख्य भाव की हो गई। ठीक है, वात्सल्य भाव की थी। ठीक है, वात्सल्य भाव की, सख्य भाव की थी। ठीक है, किसकी? सूरदास जी की भक्ति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब लो नासाणी अब ना नसे हो पद के रचिता हैं। कौन है? ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी तुलसीदास, या डी गोविंद स्वामी। तो अब लो नसाणी अब ना नसेहो के जो पद के रचिता है वो कौन है? तो देखो, ए में हमारे पास है सूरदास, बी में कुंभन दास, सी में तुलसीदास और डी में गोविंद दास। तो ये जो है ये रचना मानी गई है, सॉरी ये पंक्तियां मानी गई है तुलसीदास की। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। ठीक है, जन्म। ठीक है, तुलसीदास का रामचरितमानस काफी प्रसिद्ध है। रामचरितमानस, ठीक है, 1574 में लिखा गया। रामचरितमानस कब लिखा गया? 1574 में। 7 कांड है इसमें। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? उत्तरकांड। ठीक है, तो 1532 में तुलसीदास का जन्म, रामचरितमानस 1574, 7 कांड है, बड़ा कांड उत्तरकांड तुलसीदास के। और ये लाइन भी जो है, ये पंक्ति भी जो है, ये तुलसीदास की है। चलते हैं नेक्स्ट। इसके साथ ही साथियों, अगर आप हमारे जो है इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन जो आप स्टडी करना चाहते हो घर बैठे ही, तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। आप हमारे जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले अपना नेम, ठीक है, फिर अपना पेपर टाइप करना है आपने, फिर सिटी, अगर आप किसी गांव से संबंध भी रखते हो तब भी आप जो है आपने यही करना है, मेल और फीमेल। ठीक है, ये सब आपने टाइप करना है और आपको जो है इन नंबरों पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर आपने जो है हमें मैसेज करना है और आप बड़े ही आसानी के साथ जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और अपना ऑनलाइन कोचिंग भी आप हमसे ले सकते हैं घर बैठे ही। ठीक है, आपको सभी प्रकार का जो है जिस भी मास्टर कैडर की आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, उसका सभी प्रकार का मैटर आपसे जो है डिस्कस किया जाएगा और आपको दिया जाएगा। और जो है आगामी परीक्षा जो होने वाली है मास्टर कैडर की, उसमें आपको अवश्य ही जो है सफलता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। उसी के साथ आप हमें जो है ऑनलाइन कोचिंग के लिए जो है, जैसे ईटीटी के लिए 894 पोस्ट हैं अब, ठीक है, और मास्टर मिस्टर के लिए 4161 हैं, पीटीआई 2000 आर्ट एंड क्राफ्ट 250 के करीब जो पोस्ट हैं, उनके लिए भी आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से और आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं और जो है अपनी आगामी परीक्षाओं में जो है सफलता को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो है इन नंबरों के माध्यम से हमें जो है मैसेज कर दीजिए या आप हमें जो है कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? इनमें से कौन सी रचना जो है वो चिंतामणि की मानी जाती है? ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कवि कुल कल्पत्रु, डी काव्य निर्णय। तो जो रचना मानी गई है वो है सी। ठीक है, चिंतामणि की कौन सी रचना है? चिंतामणि की जो रचना मानी गई है वो है कवि कुल कल्पत्रु। कवि कुल कल्पत्रु जो है वो चिंतामणि की रचना मानी गई है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही क्रम क्या है? तो हमने बताना है कि सबसे सही क्रम क्या है निर्गुण कवियों का। ठीक है, तो ए में है दादू, कबीर, सुंदरदास और मलुकदास, बी मलुकदास, सुंदरदास, कबीरदास, दादू, सी सुंदरदास, मलुकदास, दादू, कबीरदास, डी कबीरदास, दादू, मलुकदास और सुंदरदास। तो इनमें से जो सटीक है, जो सही कालक्रम है वो है डी ऑप्शन में कबीरदास, फिर हुए दादू, मलुकदास, लास्ट में है हमारा सुंदरदास। और सुंदरदास जो है ये दादू दयाल के शिष्य हैं।
ठीक है। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल हैं, ठीक है, दादू दयाल हैं, ठीक है, सुंदरदास के गुरु। पंत जी की ग्राम्य कृति संबंध है, पंत जी की जो ग्राम्य कृति है वो किससे संबंधित है, ठीक है, ए ग्रामीण परिवेश से, बी प्रगतिवादी दृष्टि से, सी कल्पना लोक से, डी नई कविता से। तो पंत जी की जो ग्राम्य कृति है वो किससे संबंधित मानी गई है, ग्रामीण परिवेश से, ठीक है। पंत जी की, इनका पूरा नाम है सुमित्रा, ठीक है, सुमित्रा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, इनका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है जी। स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। अब ये जो स्वामी अगरदास हैं इसका जो संबंध है किस भक्ति शाखा से माना गया है, स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, ए ज्ञान मार्गी शाखा से, बी राम भक्ति शाखा से, सी प्रेम मार्गी शाखा से, या डी कृष्ण भक्ति शाखा से। तो स्वामी अगरदास का संबंध जो है वो किस शाखा से है, तो वो माना गया साथियों राम भक्ति शाखा से, ठीक है, राम भक्ति शाखा से जो है अगरदास का संबंध माना गया है। रीति मुक्त कवि नहीं है। अब इनमें से हमने यह बताना है कि कौन सा है जो रीति मुक्त कवि नहीं माना गया है, ए घनानंद, बी बोधा, सी जसवंत सिंह, डी ठाकुर। तो रीति मुक्त कवि कौन नहीं है, तो वो है जसवंत सिंह। घनानंद भी रीति मुक्त है, बोधा भी रीति मुक्त है और ठाकुर भी रीति मुक्त है। तो बचे हमारे पास सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन जो है जसवंत सिंह बिल्कुल राइट आंसर है कि ये रीति मुक्त कवि नहीं है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी छायावाद, या डी प्रतीकवाद। तो अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या नाम दिया गया, तो साथियों हिंदी में जो उसे नाम दिया गया वो दिया गया छायावाद। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे छायावाद नाम पुकारा जाता है। और छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 माना गया है, ठीक है, 1918 से 1936 माना गया है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। इसी के अलावा हमें जो है छायावाद में जो है पंत, निराला और महादेवी वर्मा भी देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, ये जो है छायावाद के कवि माने जाते हैं। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन आधुनिक कालीन साहित्यकार का है, ए प्रताप नाय मिश्र, बी हरिवंशराय बच्चन, सी मैथिली शरण गुप्त, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है, तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह कब कहा गया था, 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, 1873 में हिंदी जो है नई चाल में ढली। भारतेंदु का समय जो है वो 1850 से 1900 माना जाता है, लेकिन भारतेंदु जो है 1850 से जो है 1885 में मृत्यु हुई। ये था जन्म भारतेंदु जी का और ये है मृत्यु, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, रामचरितमानस तुलसीदास का है, बी कवितावली भी, और गीतावली साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड है, ठीक है, 1574 में रचा गया। ठीक है, कवितावली गीतावली ये दोनों जो है ब्रज भाषा में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे,
वह कौन सा कवि है जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ए देव, बी पद्माकर, सी भूषण या डी जो कह सकते हैं बिहारी। वो कौन सा कवि है जिसने की लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे? वो है बिहारी। बिहारी सतसई इन्होंने लिखी। 713 दोहे हैं, ठीक है, 713 दोहे। रीतिमुक्त कवि हैं ये, रीतिमुक्त कवि हैं, ठीक है, रीतिमुक्त कवि हैं। हृदय की मधुभार काव्य रचना है। हृदय की मधुभार काव्य रचना किसका? ए शुक्ल जी का है हृदय की मधुभार, बी प्रसाद का है, सी पंत का है या डी निराला का है? तो हृदय की मधुभार जो है ये माना गया है शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का जन्म जो है, आचार्य शुक्ल जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1884 में हुआ था, ठीक है। शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में और इनका एक निबंध है चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? ए रहीम, बी तुलसीदास, सी सूरदास या डी आचार्य शुक्ल। तो कृष्ण काव्य के जो प्रमुख माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? तो कृष्ण काव्य के जो प्रमुख कवि हैं, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि हैं वो है सूरदास। सूरदास जो है वो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने गए हैं। सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ। इन्होंने लिखी जो सूर सारावली, ठीक है, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है, सूरदास की। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं सूरदास जी। निराला का जन्म कहां हुआ था? अब बताना है हमने निराला का जन्म कहां हुआ था। ए उत्तर प्रदेश में, बी उड़ीसा में, सी बंगाल में और डी बिहार में। तो कहां हुआ था निराला का जन्म? तो बंगाल में। तो निराला का जन्म कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। और निराला का जो पूरा नाम है वो क्या है? निराला का जो पूरा नाम है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है साथियों। ये थे हमारे आज के प्रश्न। आप हमारे अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? बड़ा ही आसान सा काम करना है। आपने पहले तो अपना नेम यानी कि नाम, पेपर, जिस पेपर की आप कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे ही, ठीक है, सिटी ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, सिटी जो कि शहर या आपका किसी भी गांव से संबंध रखते हैं, मेल या फीमेल, ये सब आपने टाइप करना है और इन नंबरों के माध्यम से हमें मैसेज करना है। तो आप जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के आने वाले कोई भी एग्जाम है, मास्टर कैडर है या किसी प्रकार का भी एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप जो है पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर का भी उसी तरह से आप हमें मैसेज के माध्यम से जो है संपर्क कर सकते हैं, हिंदी मास्टर कैडर का। इसके लिए आपको जो एसएसटी आदि जो है सब्जेक्ट, इनके लिए भी आपने सेम पोजीशन करना है, आपने सेम कार्य करना है। और आपको जो है रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासें भी आपको मिलेंगी। और अगर आपने हमारा फ्री डेमो देखना है तो आप क्या करेंगे कि टेट बजर ऐप जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है साथियों। आप इस जो लेक्चर हो इनको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आपसे जो ये क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न जो है आपसे विचार विमर्श इन पर किया जाता है और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आपको हो सकता है आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिले और हो सकता है नहीं होगा भी ऐसा ही, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ये काफी बार पूछे गए हैं और आगामी भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा और आशा करता हूं आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत से अच्छे क्वेश्चनों के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। उन पर भी विचार विमर्श करने के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है जी।